और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत में भाषा उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय भाषा उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक निरंतर चलने वाले इस भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम में हर विद्यालयों में दैनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम लोग इसी भारतीय भाषा उत्सव की शुरुआत जो है एक शानदार, एक अच्छी सी, प्यारी सी, छोटी सी ताली से करने जा रहे हैं। भारतीय भाषा उत्सव दिवस के बाद के कार्यक्रम में हम लोग बात करने वाले हैं सुब्रमण्यम भारती, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म जो है तमिलनाडु के एट्टमपुरम गांव में हुआ था 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को। और आप लोगों में शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इन्हें महाकवि भरतियार की उपाधि मिली थी। महाकवि भरतियार की उपाधि जो है सुब्रमण्यम भारती जी को मिली थी। इनका जन्म जो है तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो स्थानीय विद्यालय में हुई थी। किशोरावस्था में जिनकी शादी जो है चिलमल से हो जाता है 1897 ईस्वी में। किशोरावस्था में शादी के उपरांत ये उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले जाते हैं और जहां लगभग 4 सालों तक इनके खोज की शुरुआत होती है। और सुब्रमण्यम भारती जो है वो केवल एक कवि ही नहीं थे, एक राजनीतिक विचारक, कवि, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कई रूपों में इनकी भूमिका को देखा जाता है। इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में इन्होंने काम किया था। आप सभी जानते हैं विविधताओं से भरा हमारा देश ये भारत है, जिसमें विभिन्न धर्म, संप्रदाय और जातियों के लोगों के साथ साथ भाषाई आधार पर भी भिन्नता देखी जाती है। भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न रीति रिवाज को मानते हैं, विभिन्न खान पान का उनका तरीका है। लेकिन हमारा भारत जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिंध, गुजरात तक अखंड है। हम भाषाई आधार पर एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती जो थे, उनकी स्वतंत्रता के प्रति लगाव की शुरुआत 1900 ईस्वी में होती है, जब वो बनारस जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दाखिला लेते हैं। वहाँ से बनारस से ये स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति ये आकर्षित होते हैं और वंदे मातरम भारतीय गीतों के साथ इनकी ये जो एकाग्रता होती है, मन में हमारे देश के प्रति अच्छा करने की जो भावना होती है, वो और आगे बढ़ती है। कई सारे काव्यों की इन्होंने रचना की और इन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। इस दौरान 1920 ईस्वी में सुब्रमण्यम भारती जी जेल भी गए और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर ये हिस्सा भी लेते रहे। इनका यह मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 प्रमुख स्तंभ अनिवार्य है। पहला इन्होंने बताया था विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय की कल्पना सुब्रमण्यम भारती की थी कि हर गांव में विद्यालय होना चाहिए। साथ ही कल कारखानों के लिए कल कारखानों के लिए कल पुर्जे थे, उसकी भी इन्होंने जरूरत बताई है कि बिना पुर्जों के किसी कारखाने का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्होंने पत्रकारिता जगत के लिए इन्होंने इस पर बल दिया कि पत्रकारों के लिए, समाचार पत्रों के लिए कागज की भी जरूरत होती है। तो 3 प्रमुख चीज इनके नजर में थे, विद्यालय, कल कारखानों के पुर्जे और कागज की अनिवार्यता इन्होंने बताई थी। ये निरंतर भारत के लिए संघर्ष करते रहे और इन्होंने आगे चलकर साप्ताहिक बंडल के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कविता के माध्यम से, लेखों के माध्यम से आंदोलन को और आगे बढ़ाने में इनकी अग्रणी भूमिका रही। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम मना भी रहे हैं। आपसे यदि कोई पूछता कि क्या आप महाकवि
भरतियार के बारे में जानते हैं? क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी सुना था किसी ने? महाकवि भरतियार, मुझको लगा ये शब्द ही आप लोग शायद आज पहली बार सुन रहे हो। जब आप पढ़ेंगे तो सुब्रमण्यम भारती जी का नाम जो है इसमें आएगा और इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया। आज इसी के साथ हम विभिन्न अपने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारतीय भाषा की एकता को और मजबूत करने के लिए हम हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक अपने अपने विभिन्न भाषाओं के बारे में कुछ विचार भी रखेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि शशि सोनी मैडम जी जो गुजरात की भाषा के बारे में, हमारी प्रमुख भाषा में गुजराती भी एक भाषा है, तो हम शशि सोनी मैडम से चाहेंगे गुजराती भाषा के बारे में 2 शब्द कहें। चलिए, सबसे पहले हम आपके सामने गुजराती भाषा के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी। तो गुजराती एक हिंद आर्यन भाषा है जिसका विकास नागर अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। और विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में गुजराती 26वें नंबर और भारत में 6ठे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। गुजराती को ज़्यादातर हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और इसी गुजराती भाषा में जो है बच्चों ने एक छोटी सी कविता तैयार की है, उसको हम सुनेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में गुजराती जो है मुख्यतः गुजरात राज्य की भाषा है, लेकिन पूरे भारत की आबादी को ध्यान में रखते हुए अगर बताएं तो भारत में 4.5% लोग ऐसे हैं जो गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी भाषा के बारे में मैंने बताया, बच्चे छोटी सी कविता आपको सुनाएंगे तो उसको हम ध्यान से सुनें। चलिए। सुंदर सूरज सुंदर चांदो सुंदर सुंदर सरिता ने सरोवर बिनु हसे तो देवा सुंदर हे बुधा तू मुझ मनमा उषा सुंदर निशा सुंदर सुंदर वन उपवन गिरवर बिनु हसे तो देवा सुंदर हे बुधा तू मुझ मनमा मछली सुंदर पंछी सुंदर सुंदर धरती सा समीर बिनु हसे तो देवा सुंदर हे बुधा तू मुझ मनमा कविता सुंदर जीवन सुंदर सुंदर तारा आबिला बिनु हसे तो देवा सुंदर हे बुधा तू मुझ मनमा भाषा सुंदर आशा सुंदर सुंदर है यूने मनो बिनु हसे तो देवा सुंदर हे बुधा तू मुझ मनमा। चलिए, अभी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देने का बच्चों ने प्रयास किया और एक प्रयास किया हिंदी भाषी और भोजपुरी भाषी होने के बाद भी दूसरी भाषा में भारत की अन्य भाषा के माध्यम से कविता करने का एक शानदार प्रयास किया। तो बात हो रही थी महाकवि भरतियार के बारे में, जो 1908 ईस्वी में पांडिचेरी जाते हैं और वहां जाकर 1908 में एक काव्य की रचना करते हैं जिसका नाम है गीतांगल। किस काव्य की? गीतांगल। और 1909 ईस्वी में ये जन्मभूमि नामक काव्य की रचना करते हैं। चलिए, अब हम बुलाते हैं अपनी साथी शिक्षिका सुनंदा मैडम को, और सुनंदा मैडम पंजाब भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रही हैं। हमारे भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे तो भारत में अन्य कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है और उसी में से एक है हमारी पंजाबी भाषा। पंजाब के बारे में सब लोग जानते हैं क्या? पंजाब लोगों का पोशाक कैसा होता है?
और पगड़ी होता है, और सरदार जी लोग अपने साथ कुछ रखते हैं, क्या रखते हैं? कृपाल होता है, कृपाल। चलिए सुनंदा मैडम। सत श्री अकाल। पंजाबी भाषा सभी लोग जानते हैं। पंजाबी जो है पंजाब राज्य में बोली जाती है, ठीक। और पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी है। पंजाबियों का वेशभूषा आप लोग जानते हैं। पंजाब का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी और लोहड़ी है। अब हम पंजाबी के एक कविता बोलने जा रहे हैं, सुनाओ। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, अते विश्वास है, बाहर तो सवत है, अते अंदर तो नरम है। पिता संबंध दिया हनेरिया बीचो होसेरिया दी दीवार है। पिता नाम आते अच्छे उम्मीद है, एक आस है, परिवार दी हिम्मत अते विश्वास है, बाहर तो सख्त अते अंदर तो नरम है। पिता संघर्ष दियां हनेरिया विच हौसलियां दी दीवार है। पिता नाल मां अते बच्चियां दी पहचान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिस दे कोल है पिता वो सब तो अमीर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकवि भरतियार जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, जीवंत भारत की कल्पना किए थे महाकवि भरतियार, जिन्हें हम सुब्रमण्यम भारती के नाम से जाने जाते हैं। सर एक पंजाबी उन्हीं की बात हो रही है, जिन्होंने भारत के बारे में कहा था, भारत का तुम स्वयं ज्योति हो माँ। भारत को कहा था तुम स्वयं ज्योति हो माँ। जीते जागते भारत की कल्पना की थी महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने। उन्होंने कहा था तुम स्वयं ज्योति हो माँ, स्वरूपणी हो तुम माँ, दुख कपट की संहारिका हो माँ, तुम्हारी अनुकंपा का प्रार्थी हूँ मैं माँ। जीवंत भारत की कल्पना सुब्रमण्यम भारती जी ने किया था। और इसी में सबको आगे बढ़ाते हुए हम सभी के भी आए संदीप सर, जो भारत के बहुत सारे भागों में बोली जाने वाली मैथिली भाषा के बारे में बताएंगे। बहुत ही मीठी भाषा है भारत की, और हम लोग के बगल की भाषा है, तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, मैथिली भाषा पर थोड़ा सा प्रकाश। जो भाषा है वो पूरे भारत की एक सर्व प्रमुख भाषा है। अगर हम बात करें मैथिली की, तो मैथिली शब्द की उत्पत्ति राजा जनक की पुत्री सीता जी से हुई है। और ये जो मैथिली भाषा है बिहार के मिथिलांचल में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई इलाकों में भी मैथिली भाषा सर्व प्रमुख रूप से बोली जाती है। यहाँ तक कि झारखंड में इसे द्वितीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ नेपाल में दूसरी सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा है। और जो मैथिली भाषा है वर्तमान में अगर देखा जाए संख्या के हिसाब से, तो लगभग 5 से 6% लोग पूरे भारत में मैथिली भाषा को एक मातृभाषा के रूप में जानते हैं या देखते हैं, उसको मातृभाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। 5 से 6% यानी कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोग इसका जो है मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अभी आप लोगों ने मैथिली भाषा के बारे में जाना, और निश्चित रूप से ये भाषाएं भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। हम भारतवासी 125 करोड़ की ऊपर की बड़ी आबादी एक दूसरे से क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, व्यापार के आधार पर हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी भारत की बात आती है तो हम सब लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना भी करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रामानुजन सर से चाहेंगे वो हमारी एक प्रमुख भाषा राजस्थानी भाषा पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर नमस्कार। भारत जो है बहुभाषियों का देश है, उसमें राजस्थान एक राज्य है जिसमें राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा जो हिंदी की उपभाषा है। हमारे हिंदी शब्दावली से 80% शब्द जो है राजस्थानी भाषा में ली गई, जबकि 20% शब्द स्थानीय राजस्थानी भाषा से ली गई है।
राजस्थानी भाषाएं केवल राजस्थान में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि उसके अगल बगल राज्यों में भी बोली जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात इत्यादि राज्यों में भी बोली जाती है। चलिए, राजस्थान के बाद भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत के बारे में हम लोग जानेंगे। और संस्कृत की इस भाषा के बारे में बताने के लिए हम लोग के बीच आए हुए हैं हम लोग की सहायक शिक्षिका मधु मैडम। नमस्कार। आज हम संस्कृत के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। संस्कृत न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्राचीन भाषा थी। प्राचीन काल में हमारे चारों वेद, वेदांग और बहुत सारे उपनिषद सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। प्राचीन काल में हम सब भारतीय संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अनेक नई भाषाएं सामने आई और आजकल हम संस्कृत बोलने से पीछे हटते हैं। लेकिन हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि यह हमारी प्राचीन भाषा मातृभाषा है। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अतः संस्कृत को और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भाषा को और ऊपर ले जाने की जरूरत है और आप सभी प्रयास करें कि इस भाषा को हम और अधिक और ऊपर ले जाएं। हमारे अखंड भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों को विकसित भारत का जो लक्ष्य है, वो तभी संभव है जब हम लोग सभी विविधताओं के बाद एकता के सूत्र में जुड़े हुए हों। भारत प्राचीन समय से ही ऐसी भूमि रही है, यह वेदों की भूमि है, विज्ञान की भूमि है। भारत ने दुनिया को हमेशा एक नई और ऊंची सोच, ऊंचे लक्ष्य की शिक्षा दी है। जब विज्ञान न के बराबर था, तभी हमारे वेदों में विज्ञान के बारे में चर्चा थी। हमारे महाकाव्य महाभारत हो, रामायण हो, उसमें ऐसे ऐसे शस्त्रों का वर्णन है कि वो बताते हैं कि हमारा प्राचीन भारत